नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। क्या देश में चुनाव प्रक्रिया सुधार के नाम पर सत्ता परिवर्तन की एक बड़ी साजिश रची गई? क्या भारत में लोकसभा चुनाव में सरकार पलटने के लिए, सरकार बदलने के लिए अमेरिका और हमारे देश के कुछ नेताओं और संगठनों के बीच कोई सांठ-गांठ हुई? ये सवाल उठे हैं अमेरिका में डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के एक फैसले के बाद, और उसके फौरन बाद कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा ने जो बयान दिया उससे ये विवाद और भी बढ़ गया। तो कैसे शुरू हुई ये पूरी विवाद, यह आपको पहले बताते हैं। डोज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी अमेरिका का एक ऐसा संगठन है जिसको ये काम दिया गया है कि अमेरिकी पैसा किन चीजों में लग रहा है उसका लेखा जोखा रखे, और अगर कहीं पर बेफिजूल से वो पैसा खर्च किया जा रहा है तो उसमें कटौती करे। अब इस संगठन ने रविवार को अपनी एक पोस्ट में ये लिखा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे को यूएसएड के जरिए जिन चीजों पर खर्च किया जा रहा था उनमें से कुछ को अब खत्म किया जा रहा है। तो क्या थी वो चीजें जिनमें ये पैसा खर्च हो रहा था? इनमें भारत में मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए निर्धारित $21 मिलियन यानी कि लगभग 182 करोड़ रुपए भी शामिल थे। इसके अलावा कंसोर्शियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, इसके तहत मोल्दोवा जो देश है वहां पर समावेशी और भागीदारी वाली राजनीतिक प्रक्रिया के लिए $22 मिलियन का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेश का भी जिक्र है, नेपाल का भी जिक्र है। अब बीजेपी ये पूछ रही है कि 2012 में ये पैसा किसको दिया जा रहा था, क्यों दिया जा रहा था, भारत में ये पैसा ले कौन रहा था? क्या ये एक पूरी साजिश थी जिसके जरिए मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोका जाए, कि उनके खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाए जिससे कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आ सके? एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से सपोर्ट आ रही है वो CEPPS कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग नामक संस्था से आ रही है, जो जॉर्ज सोरेस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ उसके संबंध हैं। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी? यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में बेपनाह पैसा उनके कैंडिडेट्स ने पब्लिक में बांटा है, इलेक्शन कमीशन नहीं जानता, बाकी तो पूरा दिल्ली जानता है कि बीजेपी के उम्मीदवारों में पैसा बांटा है। तो ये पैसा कहां से आया? अगर इस तरीके का कोई बयान अमेरिका से आता है तो शुबा और बढ़ जाता है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये पैसा दिल्ली के अंदर आया, कहां से आया, कैसे आया, किसको आया। और अभी अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, उन्होंने क्यों नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, क्यों खामोश रहे? देश विरोधी फंडिंग के मामले पर तकरार चल ही रही थी कि इस बीच कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा ने चीन पर एक ऐसा ज्ञान दिया जिससे कांग्रेस की मुश्किल और भी बढ़ती दिख रही है। वैसे तो बाद में जयराम रमेश ने कहा कि वो बिल्कुल भी सैम पिट्रोडा ने जो बयान दिया है उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन पिट्रोडा का यह कहना कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है, कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, क्या इतनी आसानी से कांग्रेस इस बयान से अपना पल्ला झाड़ पाएगी? I don't know what is the threat from China. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं,
अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। भारत अगर एग्रेसिव भूमिका में रहता तो 6000 किलोमीटर का परिसर चाइना थोड़ी ताबे में ले लेता। चाइना ने 6000 किलोमीटर का परिसर ताबे में ले लिया है। अच्छे अच्छे शहर आज हिमाचल प्रदेश में से, अरुणाचल प्रदेश में से चाइना के ताबे में है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई? क्या सत्ता परिवर्तन की साजिश वाले आरोप सियासी हैं महज, या फिर इनमें कोई सच्चाई भी है? और अगर सच में साजिश हुई तो सवाल ये भी कि अमेरिकी फंड की मदद से देश विरोधी साजिश में कौन कौन शामिल थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे ही देश में बैठ करके अमेरिका से पैसा लिया? अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेता कांग्रेस वरुण पुरोहित, कांग्रेस समर्थक पंकज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर भी हमारे साथ यहां मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहती हूं एक बेहद खास मेहमान के पास। धवल शमशेर राणा नेपाल में सांसद हैं और उन्होंने भी यूएसएड को लेकर के कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। नेपाल की संसद के अंदर उन्होंने सवाल पूछा है कि अमेरिकी पैसे से क्या नेपाल के अंदर हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश की जा रही थी। सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी संसद के अंदर यूएसएड की फंडिंग की जांच की मांग की है, आपको किस तरीके का डर है कि इस पैसे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? देखिए, ये बात आपके सांसद से निकली हुई है, आपके लोकसभा से निकला हुआ है। आपका एक सांसद आई थिंक झारखंड के थे, उनने बात निकाली कि नेपाल में धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए अमेरिका से पैसा भेजा गया यूएसएड मार्फत। और ये बात जहाँ तक हमको ये मीडिया में दिखा, ये अमेरिका का सदन में भी, सीनेट में भी सभामुख ने भी उसको 100 मिलियन तक, 14 अरब नेपाली रुपया तक का पैसा नेपाल में धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण के लिए भेजा गया बोल के ऐसा रिपोर्ट आ रहा था। तो इसी विषय में हम लोग ने भी बात उठाया सदन में अपना। जी हाँ, ये खुलासा खुद अमेरिका ने ही किया है। वहां पे ट्रंप सरकार ने ये खुलासा किया है कि नेपाल में एथीइज्म यानी कि नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए $4 लाख से भी ज्यादा की फंडिंग की गई है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका नेपाल में इतना पैसा क्यों भेजेगा? $4 लाख यानी कि जैसा आप बता रहे हैं 14 अरब नेपाली रुपए अमेरिका नेपाल में क्यों खर्च करेगी नास्तिकता के लिए? अब ये तो वही लोग जाने, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। ये बात तो उधर ही से आया है। पर एक बात पक्का है कि हम लोग के जब आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन 1 और 2 में, धर्मनिरपेक्षता का बात नहीं था, राजा को हटाने का बात नहीं था, एकादशी जनता का मांग भी नहीं था। एकादशी एक से एक रातों रात नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, जबकि जनता का आवाज और जनता का मांग ही नहीं था। ये क्यों किया गया? किसके बल में किया? किसने किया? क्यों किया? जबकि जनता का इसमें रुचि नहीं था, चाहना ही नहीं था। क्या एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल नेपालियों के मन में है अभी तक। नेपाल एक अकेला हिंदू किंगडम यानी कि हिंदू साम्राज्य था, क्या इसीलिए उसे निशाना बनाया गया कि हिंदुत्व का नामो निशान मिटाने के लिए इस तरीके की फंडिंग की गई? अब उसके लिए है कि अब गरीब देश है, यहाँ के नेता बिक जाएंगे, खरीद सकते हैं बोल के है कि अब क्या है वो लोग खुद जाने। पर विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था और हिंदुओं का 1 अरब 50 करोड़ हिंदुओं का केंद्र बिंदु था नेपाल। उसको समाप्त करने के लिए विदेशी शक्ति लगी रही थी बहुत सालों से, ये हम लोग को पता है। पर इतना बड़ा रकम आया बोल के, तब ये रकम किस में खर्च हुआ? तो नेता लोग को खरीदा गया होगा और धर्मनिरपेक्षता के लिए उन लोग को प्रलोभन दिया होगा, नहीं तो आंदोलन में इसका मांग ही नहीं था। कैसे ये अचानक ये मुद्दा
संविधान में लाया गया। शनिवार को डोज ने यह भी कहा है, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उन्होंने कहा है कि जो एक और फंड दिया जा रहा था वो फिस्कल फेडरलिज्म के लिए नेपाल में $20 मिलियन दिए जा रहे थे और जैव विविधता के लिए $19 मिलियन। क्या इसकी आड़ में कुछ और काम चल रहा था? अब उन लोग की तरफ से तो प्रत्यक्ष रूप से एथियज्म के लिए और धर्मांतरण के लिए पैसा भेजा गया बोल के पहले उनके सभामुख बोल चुके हैं। अब ये जो फंड है फेडरल बजट में फिस्कल हेल्प के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसके विषय में मुझे नहीं पता, हो भी सकता है बायोडाइवर्सिटी के लिए हो सकता है, फिस्कल समृद्धि के लिए भी हो सकता है, पर ये हिंदू राष्ट्र को समाप्त करने के लिए ये विदेशी शक्तियों का हाथ है बोल के पहले ही सबको शंका था और इतना बड़ा रकम भेजा गया बोल के ये शंका को थोड़ा बल मिल रहा है। बेहद जरूरी बात आप कह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र को निशाना बनाया गया ताकि हिंदुत्व के ऊपर एक तरीके से आघात किया जा सके। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नेपाल में ये पूरी साजिश की गई, भारत में भी ऐसी कोशिश की जा सकती है, हिंदू धर्म के ऊपर इस तरीके से आघात किया जा सकता है, उसके खिलाफ साजिश की जा सकती है? अब भारत तो बहुत बड़ा देश है, देखिए अपने में भी शक्तिशाली देश है और आर्थिक रूप से भी समृद्ध है और ये सोचना मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे भारत के अंदर भी इन लोग का प्रयास जब भी जाहिर रहता है, लगातार रहता है और वो टाइम टाइम में दिखता भी है। पर अभी भारत हिंदुत्व के मूड में है, बोलिए, वो शक्तिशाली हुआ है। हिंदुत्व का ये विचार भारत में भी शक्तिशाली है, तो अभी वो लोग भारत में कुछ कर पाएंगे बोल के मुझे विश्वास नहीं है, पर प्रयास उनका हो सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी यहाँ पर सांसद है नेपाल के, कह रहे हैं कि जो एक अकेला हिंदू राष्ट्र था नेपाल, उसके ऊपर जानबूझ करके हमला किया गया, उसके लिए यूएस फंडिंग आई। क्या वही कोशिश भारत के अंदर भी की गई है? डॉक्टर अजय आलोक मान भी ले कि इस तरीके की साजिश की गई, कांग्रेस पार्टी इसमें मिली हुई थी, ये कैसे मान ले आप? ये विपक्ष के ऊपर आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष की कोई साजिश हो सकती थी? वो तो अमेरिका का पैसा आया, किसने लिया कैसे पता? नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको कनेक्टिंग द डॉट्स करने पड़ेंगे। यूएस एड का पैसा लगभग हिंदुस्तान में $3.5 बिलियन एवरेज आता था, जो अलग अलग मदों में जाता था और अलग अलग नामों से। जैसे ये काम करते थे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये काम करते थे मेडिकल सुविधा जनरेट करने के लिए, ये काम करते थे ट्राइबल्स में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ये काम करते थे इलेक्टोरल अवेयरनेस जगाने के लिए, फलाना फलाना फलाना। यहाँ पे हिंदुस्तान में एक संस्था बहुत सक्रिय है जिसको कहते हैं कैरिटास। ये कैरिटास फाउंडेशन, इसका मेन काम है धर्मांतरण कराना। कैरिटास फाउंडेशन को साउथ ईस्ट एशिया में हेड करती थी सुसान डेबोस। ये सुसान डेबोस जानती है कौन है? जिसके लिए 3 दिन से हंगामा चल रहा है। ये उसी एलिजाबेथ कोलमैन की भाभी हैं। जो एलिजाबेथ कोलमैन कौन है? गौरव गोगोई की पत्नी। फंडिंग कहाँ से? और ये कैरिटास की ऑन रिकॉर्ड अमेरिकन सोर्सेस, ये टोटल फंडिंग यूएसएड से हो रही है। काम क्या है कैरिटास का? धर्म परिवर्तन। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भारत हो, भारत के हिस्से हो, मैं नाम गिनवा रहा हूँ, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जितने ट्राइबल रीजन हैं, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल रीजन हैं, ये सारा काम कैरिटास कर रहा है। ये पूरी यूएस एड की चेन अगर आप देखिए, एक और संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 100% फंडिंग यूएस एड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेता कौन कौन है भाई, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिकॉग्नाइज करता है विश्व पटल पे? गौरव गोगोई साहब, हमारे डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन। ये इसका इलेक्शन कमीशन के साथ जब एग्रीमेंट हुआ तो उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एसवाई कुरैशी। हमारे चुनाव आयुक्त को क्या जरूरत है एक ऐसे संस्था से एग्रीमेंट करने की और उससे पैसे लेने की कि हम अपना इलेक्टोरल प्रेजेंस बढ़ा सकें? क्योंकि ये सिस्टम बाद में डिसकंटिन्यूड हो गया 2015 के बाद से, लेकिन 2015 तक ये सिस्टम कंटिन्यू करने की क्या जरूरत थी? ऐसे तमाम चीजें हैं। आज महेश जेठमलानी ने बहुत अच्छा लिखा है कि चूंकि ये यूएस एड की जो हेड थी, ये 2024 तक हमारे यहाँ मौजूद थी, वीना रेड्डी। वीना रेड्डी अब वापस यूएस चले गई, वो यूएस सिटीजन है
और तत्कालीन और वर्तमान में जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो हमारे फेडरल एजेंसीज को, हमारी एजेंसियों को पूरी छूट देनी चाहिए कि पूरा यूएस एड के अकाउंट के जहां जहां अकाउंट्स थे उसको फ्रीज करके इसके पूरे चैनल सर्च होने चाहिए कि पिछले 10 साल में कैसे कैसे किस किस मद में पैसे बटे हैं। वरुण पुरोहित, पानी का पानी हो जाएगा। ये जो मैं एक डायग्रामेटिक आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये जॉर्ज सोरोस से सारा लिंक करता हुआ एक एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। और चूंकि स्ट्रेट अवे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बंद किया है, एलोन मस्क ने बंद किया ये कहते हुए कि हम अपना पैसा दूसरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्यों खर्च करें। ठीक है, नेपाल में क्यों खर्च कर रहे थे? नेपाल बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। नेपाल में हिंदुत्व अगर जाता है, एक चाइनीज कंट्री डेवलप हो जाती है, एक सेक्युलर नेशन डेवलप हो जाता है, तो वो चाइना और भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है। यही काम ये लोग नॉर्थ ईस्ट में करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है। तो आप ये बताइए कि ये साजिश का हिस्सा बता रही है इसको बीजेपी, और तार जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के साथ। 2012 से ये कोशिश की गई, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, हिंदुत्व पे हमला किया गया। किसने लिया भारत के अंदर पैसा? वरुण पुरोहित जी। मधुमजा जी, आज के शो में ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा राइटिस्ट रही है, मोदी सेंट्रिक पार्टी, जो नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी वहाँ जा करके ट्रंप के पीछे भग रहे हैं अमेरिका में, इनको क्या जरूरत है जाने की? 10 साल से आप थे तो क्या जांच नहीं कर सकते थे? इतने अकर्मण्य हो कि 10 साल बाद कोई खुलासा हो रहा है, आरोप लगा रहे हो बैठ करके आप। चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार किसने बढ़ाया देश का? सर अभी ये बताइए ना, ये पैसा लिया किसने? चाइना देश का विरोध सभी को पता है, हिंदुस्तान। वरुण जी, पैसा किसने लिया? अभी चाइना पे थोड़ी देर में आएंगे ना, आरोप ये लगा रहे हैं। पैसा किसने लिया? नहीं, पैसा किसने लिया? जो राइटिस्ट पार्टी है 10 साल से सत्ता में, उसको नहीं पता क्या किसने लिया? क्यों नहीं क्लियर करते अकाउंट्स, किसने लिया किसने नहीं लिया? दूसरी बात, जो इलेक्शन को प्रभावित करने की बात है, आप अतीत में जाइए, जब कोल्ड वॉर हुआ करती थी, उसके बाद भी अमेरिका जैसे इकोनॉमिक देश हैं, वो कई राज्यों में, कई देशों में अपनी राजनीतिक सत्ता अपने जो चाहते हैं वो बन जाए, उसके लिए पैसा खर्च किया करते थे। CIA KGB का युद्ध चलता था कोल्ड वॉर के टाइम। तो इंदिरा जी तो इनको एक्सेप्ट नहीं होने दी, घुसने नहीं देती थी हिंदुस्तान के अंदर। आज इंदिरा जी नेहरू जी की बुराई है इसलिए करें। आज मुझे बताइए कि ये क्यों अमेरिका से इतने संबंध बढ़ाए जा रहे हैं? अगर इनको जरा सा भी शक है गौरव गोगोई पे, तो ये 24 घंटे भी क्यों निकालते हैं? इसका मतलब कितनी अकर्मण्य सरकार है, विदेश से कोई फंडिंग आ रही है। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, 10 साल से आप सत्ता में हैं, अभी तक इन सबको जेल में क्यों नहीं डाल दिया? सबसे पहले तो यही सवाल पूछ रहे हैं। अगर गौरव गोगोई ने कुछ गलत किया, अभी तक उनको जेल में क्यों नहीं डाला? आपके पास है तो प्रूफ। जो पैसे ले रहे हैं उनको आप जेल में डाल दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, हम तो भाई गौरव गोगोई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन सफाई नहीं दी कि क्या वो जानते थे कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलमैन जो हैं वो पहले पाकिस्तान में काम कर चुकी थी 3 साल तो अली तौकीफ शेख के साथ, जो कि ISI का ऑपरेटिव था, जो कि पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन था। क्या ये जानते बूझते गौरव गोगोई ने शादी की थी? हम परसों से ये बात पूछ रहे हैं, गौरव गोगोई का जवाब नहीं आ रहा है। जहां तक रही इंदिरा जी, तो घुसने नहीं देती थी। अरे इंदिरा जी 10 साल से आपकी सत्ता है, गौरव गोगोई की आज ही शादी हुई है क्या? इंदिरा जी के पोते ने, गोगोई की आज ही शादी हुई है क्या? 1 मिनट बीच में नहीं, 2013 में शादी हुई है, उसके पहले वो काम करती थी, इसलिए तो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। 2013 में शादी हुई है गोगोई की, और उसके पहले 3 साल उसकी बीवी पाकिस्तान में काम कर रही थी। जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप? अभी तक नागरिकता नहीं ली है हिंदुस्तान की, क्यों? अरे नवाज शरीफ की क्यों गए थे? प्रधानमंत्री जी ने बहू ने क्या तोड़ करके नवाज शरीफ क्या गए? मैं भी लगा दूंगा आरोप मोदी जी की नवाज शरीफ से उनकी परिवार। पुरोहित जी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। पुरोहित जी डिबेट को डिरेल मत कीजिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क से मेरा जवाब दीजिए। मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपसे, क्या यह बात पब्लिक डोमेन में है या नहीं कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे लिए, हाँ या ना? नंबर 1, क्या ये पब्लिक डोमेन में है कि नहीं कि चाइना और कांग्रेस पैसे लिए, कितने पैसे लिए साइन किया? बात नंबर 2, हाँ या ना? 50 लाख रुपए का सीधा ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है चाइनीज गवर्नमेंट से राजीव गांधी फाउंडेशन में। जाकिर नायक से 1 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड्स में है, और इसकी जांच चल रही कि क्यों लिया, और आप जवाब नहीं देते हैं। आज जब ये हमारे पास यूएस एड के सारे डिटेल्स आ रहे हैं, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं। कैरिटास नाम की फाउंडेशन है, ये गौरव गोगोई की भाभी यहाँ इंडिया में हेड करती थी, जिसमें धर्मांतरण के आरोप लगे हुए हैं उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, छत्तीसगढ़ में। ये कैरिटास यहाँ इंडिया में काम कर रही है। तो इन सब सवाल पे जवाब आपको देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, आप भाग नहीं सकते हैं। विदेशी ताकतों से पैसे लेके अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे, जॉर्ज सोरोस डायरेक्टली लिंक्ड है इनसे, डायरेक्टली लिंक्ड है।
चाहे वो कैरिटास हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो। डॉक्टर अजय आलोक, की अजीब सी बात नहीं लगती है कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पैसा ले रही है चीन से और फिर कह रहे हैं कि शायद उनके नेता कुछ अमेरिका से भी ले रहे हैं, आईएसआई से भी ले रहे हैं। ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं हो गया कि उनसे भी ले लिया पैसा, सोरोस से भी ले लिया, चीन से भी ले लिया, आईएसआई से भी ले लिया। नहीं कहीं की ईंट, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा नहीं है। आप बात समझिए, अमेरिका में रेजिम चेंज हुआ है। अमेरिका में जो पहले रेजिम था, बाइडेन रेजिम जो था, बांग्लादेश की सारी इंस्टेबिलिटी उसी के द्वारा की गई है। जॉर्ज सोरोस जूनियर यूनुस मोहम्मद से मिलते दिखे। इल्हान उमर जो सबसे बड़ी कश्मीर समर्थक है, बांग्लादेश रिपोर्टर है, उससे राहुल गांधी अमेरिका में मिलते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। आप लीडर ऑफ ओपोजिशन है, आप डिप्टी लीडर ऑफ ओपोजिशन है, आप शक के दायरे में नहीं आ सकते हैं। द सीनियर वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। देश के प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोगों पे संदेह नहीं किया जा सकता, उनको सफाई देनी पड़ेगी। पंकज शर्मा, क्या सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक तरफ इशारा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ेगी। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं सारे डॉट्स कनेक्ट कीजिए तो इशारा एक ही तरफ आता है, एक ही पार्टी की तरफ इशारा होता है। हाँ, तो जिस पार्टी की तरफ इशारा होता है, जिन नेताओं की तरफ इशारा होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सीधी सी तो बात है। अरे 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, करीब 11 साल से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं। 1961 से यूएसएड भारत में पैसा दे रहा है, आज से नहीं, जॉन एफ कैनेडी के जमाने से। और जिन ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार नारा लगाने गए थे, उन ट्रंप साहब ने अपने पहले कार्यकाल में भारत को यूएसएड से $350 मिलियन दिए, उन ट्रंप साहब ने। तो वो भी भारत को अस्थिर करने का काम कर रहे थे। तो जॉन एफ कैनेडी से लेकर अब तक जितने भी हुए राष्ट्रपति, जॉनसन हुए, निक्सन हुए, फोर्ड हुए, रीगन हुए। पर पंकज जी, आप ऑडिट हो रहा है तो पता चल रहा है ना। उस वक्त अगर ये ऑडिट नहीं है, अब जो 15 प्रोजेक्ट्स का ऑडिट है वो तो अभी शनिवार को बताया उन्होंने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिट तो अभी किया है ना। अगर एलन मस्क अभी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ और अब वो ऑडिट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई दूसरे देशों में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 4200 करोड़ रुपए दे रही है अमेरिका। अरे भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया क्या हो रही है उसके लिए आप क्यों 4200 करोड़ रुपया दे रहे हैं? आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप वहां दे रहे हैं लाइबेरिया में वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 13 करोड़ रुपए। क्यों? लाइबेरिया में क्या हो रहा है उससे अमेरिका के डीप स्टेट को क्या फर्क पड़ रहा है? आप क्यों 13 करोड़ रुपए दे रहे हैं उनको? हाँ, तो अमेरिका से हमारे प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछे ना कि आपने अपने पहले कार्यकाल में $350 मिलियन किस बात के लिए दिए थे भारत में। पूछे उनसे, आवाज उठाएं। उनके सामने तो आवाज उठाते नहीं है। यहां बात करते हैं कि कांग्रेस इसमें शामिल है। कांग्रेस क्या शामिल है? आप अगर कांग्रेस शामिल है तो आपका तो ध्येय है, आपका तो लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत। करिए ना कार्रवाई। समीर जी, कैसे ये बात समझ में आती है? एक तरफ आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से हमारी गहरी दोस्ती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। देखिए पंकज शर्मा जी डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंदर भी एक बड़ा फंडिंग भारत सरकार को, यहाँ की संस्थाओं को मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्वीकार किया था कि कई ऐसे पैसे हमारे देश की तरफ से जा रहे हैं जिसे मुझे रोकना था और इस कार्यकाल में मैं उसे रोक नहीं पाया हूं। दूसरी बार जब मैं लौटूंगा तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। हालांकि वो चुनाव हार गए, अदरवाइज वो आते तो दूसरे कार्यकाल में ही वो कर देते। अब जब वो लौट के आए 5 साल बाद तो उन्होंने कार्रवाई की। उस वक्त भी उन्होंने माना था कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे देश के खिलाफ पैसा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि गलत तरीके से पैसा जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए, मुझे रोकना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो उस पर कार्रवाई करूंगा। अब 5 साल कार्यकाल का 50 चीजों में अमेरिका का राष्ट्रपति इन्वॉल्व होता है, ये चीज नहीं कर पाया होगा। लेकिन आप एक बात देखिए, बजट सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। जब बजट सत्र शुरू हो रहा था, प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात बोली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 से लेकर 2024 तक एक भी बजट सत्र ऐसा नहीं लिया जिसमें फॉरेन की चिंगारी 2 दिन पहले नहीं आई हो, फॉरेन हस्तक्षेप का जिक्र नहीं हुआ। यह पहला सत्र है जब फॉरेन हस्तक्षेप का जिक्र नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ये बता रहे थे कि 2014 से लेके भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया को किस तरीके से मैनेज करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, देश की इकोनॉमी को कैसे डुबाने के लिए या दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को कैसे रोकने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र जो हो रहा था, जिसका मुखिया अगर कहे या सरगना कहे तो मुझे लगता है कि वो जॉर्ज सोरोस से, जिनके माध्यम से यह पैसा दिया जा रहा था भारत के अंदर। और ये कांग्रेस सरकार को भी बहुत स्पष्ट करना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस के माध्यम से, उसकी ओपन सोसाइटी के माध्यम से कितना पैसा इस देश के अंदर आया है, और ये कांग्रेस बता दे एक बार। और ये पहले टर्म में भी माना था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे को पता है ये हो रहा है, मैं इसको रोकूंगा, बट वो हार गए। 4 साल फिर इस पे ब्रेक लग गया। पद्मजा जी,
पद्मजा जी, एक छोटा सा शब्द है, आप उसको अगर मैं गलत समझो, वैसे तो हमारी राजस्थानी डायलेक्ट में, तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ एडवांस में। बाहुली बात होता है हमारे यहाँ। एक 10 साल से इनकी सरकार है, कांग्रेस जवाब दे। ट्रंप ऐसे बोल रहा है, अरे भाई आप 10 साल से आपको नहीं पता पैसा कहाँ से आ रहा है भारत के अंदर। इसका मतलब वही तो कह रहा हूँ, सो रहे हो गया आप। 10 साल से विदेश से फंडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ पुराने कार्यकाल भी रोक रहे हैं ना, पिछले 10 साल में आपको पता है ना कितनों का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ है। कमाल बात है, 10 साल से पैसा आ रहा है, पता लग रहा है इनको। 32 एनजीओ का 10 साल से पता लग रहा है क्या इनको? नहीं, क्या बात कर रहे हो समीर जी, आप 10 साल से पता लग रहा है क्या? 10 ईयर्स हो गए, आपके 11th ईयर चल रहा है, आपको पता ही अब लग रहा है इसका मतलब 10 साल में क्या क्या हो गया? नहीं, ये भी तो देखो आप 10 साल में। नहीं, मोदी जी क्यों गए थे पाकिस्तान? आप बताओ। नहीं, पाकिस्तान क्यों गए थे मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के? और आप मुझे बताओ कि यूएस एम्बेसडर, आप तो वरिष्ठ हो, आप वरिष्ठ हो समीर जी, बताओ यूएस का एम्बेसडर बीजेपी ऑफिस जाता था कि नहीं जाता था? बताओ आप, इंग्लिश नेशनल पेपर्स में छपती थी फोटो। कांग्रेस से बताओ आप देश को। गोगोई पे जो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आप पुरानी बात कर रहे हो तो उसका जवाब यूएस एम्बेसडर भाजपा के कार्यालय में जाता था। पैसा आया किस संस्थाओं से? पैसा आया भाजपा कार्यालय में यूएस एम्बेसडर जाता था। राहुल गांधी इतनी पत्रकार वार्ता लेते हैं, नेशनल इंग्लिश पेपर्स में फोटो में छपी हुई है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता दे कि 10 साल में कितना पैसा। मोदी जी क्यों नहीं कर ले पत्रकार वार्ता? हर बात राहुल गांधी के, प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। राहुल गांधी 10 साल से प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप बोलो ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। किस संस्था? आप मोदी जी को क्यों नहीं कह रहे हो एक पत्रकार वार्ता करें? मोदी जी, अरे वरुण जी मोदी जी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बताओ आप। सेकंड, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहां गए? हर बात राहुल गांधी जवाब दे। ट्रंप ने ऐसे कह दिया, आपने सरकार इनकी जवाब दे, इनकी है। 10 सालों में कितनी ही ऐसे एनजीओ हैं जिनके FCRA 132 एनजीओ के 132 एनजीओ थे जो विदेश से पैसा ले रहे थे, उनका सारा फंडिंग खत्म कर दिया। उनकी भी आवाज किसने उठाई? तो कांग्रेस, आपकी पार्टी ने। आपने कहा कि इनका तो दमन हो रहा है। अरे विदेशी पैसा ले रहे थे वो देश में एजेंडा चलाने के लिए, उनका फंडिंग रोकी है सरकार ने। तब आपने कहा अरे देखो सरकार कितना दमनकारी राजनीति कर रही है। नहीं तो अब आप पूछ रहे हैं कुछ किया क्यों नहीं 10 साल में? नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, दमनकारी तो इनकी हर चीज में ही है। आप देखोगे चुन के सारे अमेंडमेंट्स ऐसे कर रहे हैं। 5 साल 10 साल में लोगों को पता लगेगा कितने विदेशी फंडिंग की बात कर रहे थे ना, या किसी वरिष्ठ विदेशी फंडिंग की बात कर रहे थे ना, विदेशी फंडिंग के खिलाफ यही एक्शन लिया है 10 साल में। 10 साल में आप सलमान खुर्शीद का बता दीजिए, कांग्रेस के नेता कहां से फंडिंग उनको आ रही थी? आरोप लगा रहे हैं। अगर 10 साल में, अब आप बोलने नहीं दोगे ना, एक्सपोज हो रहे हो तो बोलने नहीं दोगे आप। ये आपकी सबकी मैं कह रहा हूं, अगर 10 साल में कांग्रेस ने 1 रुपया भी लिया तो आप 10 साल से कैसे बैठे थे यहां पर? गिरफ्तार करते, बंद करते, किसी को नहीं कर पाए ना आप। बताइए डॉक्टर अजय, राहुल गांधी जवाब देगा, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री है देश का। डॉक्टर अजय आलोक फिर से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हाउडी ट्रंप करें आप, नमस्ते ट्रंप करें आप, और फिर कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा लें। भाई कांग्रेस के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, यही बात तो है। अभी इन्होंने कहा कि बावड़ी बात कर रहे हैं। ये सारे 132 एनजीओ के बंद होने से और अब यूएस एड के भी बंद होने से बावड़ी पूछ तो कांग्रेस बन गई है। क्यों चल रही है भाई? जब कुछ किया नहीं है तो, जब कोई गलत ही नहीं किया, जब कोई पैसे लिए ही नहीं है, तो डिफेंस और आप कर रहे हो, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो। क्यों चल रही है डिफेंस आर्गुमेंट? आप मतलब झूठे आरोप लगा रहे हो। आरोप लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सामने आके स्पष्टीकरण करो। हम तो सीधे गौरव गोगोई को कह रहे हैं, जवाब आप में डाल रहे हैं। हम राहुल गांधी को कटघरे में डाल रहे हैं। हम बंद करो ना, अगर किसी ने गलत काम किया है तो क्यों बीच में बोलते? अरे भाई बंद करो, किसी ने गलत काम किया हो रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है किसी को बंद करने की। कैसी बातें करते हो? एक्सपोज तो आप हो रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे आप कर रहे हो बाहुली बातें यहाँ बैठ करके। टीवी डिबेट आपकी 10 साल से सरकार है। टीवी डिबेट एक माध्यम होता है कि जनता जाने कि क्या हो रहा है। 10 साल में हमारी सरकार है तो 10 साल में 132 से 186 एनजीओ FCRA लाइसेंस रद्द किए हैं, जो पैसा लेके यहाँ एजेंडा चलाते थे दूसरे का, ठीक है ना। 10 साल में उसी एनजीओ के बंद करने के क्रम में पता चला कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिले चाइनीज गवर्नमेंट से। उसी में पता चला जाकिर नायक से भी 1 करोड़ रुपए आपने लिया राजीव गांधी फाउंडेशन में। उसी में पता चला नेशनल हेराल्ड में कैसे कैसे घोटाले हुए। ट्रेड इम्बैलेंस कितनी कंपनियों ने किया चाइना के साथ, ये सब 10 ही साल में पता चला है। कितना है ट्रेड इम्बैलेंस? 10 ही साल में पता चला देश के अंदर। अब ये यूएस एड जो बंद हुआ है, पंद्रह जी मैं आपको बता रहा हूं, ये $3.5 बिलियन का टोटल फंड होता था एनुअली इंडिया के लिए, खाली भारत के लिए, अलग अलग मदों में। इसमें धर्मांतरण भी होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती थी, नक्सल फंडिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। आज ये एलॉन मस्क ने बंद करके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने खुद माना है कि ये हमारे पैसे दूसरे देशों में डिस्टेबिलिटी के लिए दिए जा रहे थे जिसकी कोई जरूरत नहीं है।
दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर इकोनॉमी, लेकिन उनके स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमी से हमें कोलैटरल फायदा हुआ है। अब हमारी एजेंसियों को चाहिए, जो कि आज महेश जेठमलानी ने क्लियर कट बोला है कि हमारे फेडरल एजेंसीज, हमारे फेडरल लॉ को अपनी पूरी शक्ति लगा के ये यूएस एड का पैसा कहां कहां गया है, किस किस चैनल में गया है, पूरा पता लगाना चाहिए। जो एविडेंस हमारे पास हैं उसमें साफ साफ गौरव गोगोई हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर हैं, कैराकास की फाउंडेशन में उनके संबंधी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी वाइफ हैं, उनको आके जवाब देना चाहिए। यही बात तो पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब क्या देते हैं? हेमंत बिश्वा शर्मा डर गए हैं, असम के हार से डर गए हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे आप पे स्पेसिफिक आरोप लगाए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ठीक है, गौरव गोगोई पे 1 मिनट में आते हैं, पर जो यूएस एड की यहाँ बात हो रही है डॉक्टर अजय आलोक, उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली एसवाई कुरैशी, जो कि उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2012 में, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है हां जी हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, पर हम तो सिर्फ कुछ ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को, मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है। और जो एमओयू कराया था हमने, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि हम एक पैसा नहीं लेंगे। तो यूएस एड से मैंने इतने बिलियन डॉलर ले लिए, ये कोरी बकवास है। ये एसवाई कुरैशी ने स्पष्टीकरण दिया डॉक्टर अजय आलोक। तो ये पैसे की बात किधर से आई? देखिए यूएस एड से नहीं बता रहा हूं। यूएस, पहली बात कि एसवाई कुरैशी को ये मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत क्या थी, बीइंग अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? क्या भारत का चुनाव आयोग 2012 में इतना इनकॉम्पिटेंट था कि वो खुद से वोटर अवेयरनेस और वोटर टर्नआउट नहीं बढ़ा सकता है कि उसको एक इंटरनेशनल एजेंसी से एमओयू करना पड़े? मजा जी, एक सेकंड आ रही हूं आपके पास। इसी के अकाउंट में, केंद्रीय चुनाव आयोग के अकाउंट में 2012 में एक भी पैसे नहीं आए थे, लेकिन पैसों की जो साइफनिंग हुई है वो कहां गई है? ये मनी ट्रेल की खोजने की तो बात हो रही है। इसमें जो साफ साफ नाम आ रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, ये गंभीर विषय है, ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। अब्दुल बाशिद से मिल के आते हैं गौरव गोगोई, लोकसभा में सवाल उठा देते हैं डिफेंस पे, डायरेक्टली रिलेटेड उनका रिलेशन यूएस एड से निकल रहा है, जवाब कैसे नहीं देंगे? आप ये बताइए, अब्दुल बाशिद से मिलकर कोई आदमी लोकसभा का एमपी होके अगर डिफेंस के रडार इंस्टॉलेशन पूछ रहा है कि कितने रडार लगाए हुए कोस्टल लाइन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, तो किसके लिए ये सवाल थे भाई? ये सवाल चीन के लिए, ये सवाल पाकिस्तान के लिए, किसके लिए आप पूछ रहे हैं ये सवाल? तो ये सब बहुत गंभीर विषय है। नहीं तो आप एसवाई कुरैशी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हो सकता है ये यूएस एड का पैसा उनके पास गया हो। आप ये कह रहे हैं कि 2012 में जो ये फंडिंग आई है वो बिल्कुल हो सकता है। एमओयू किया किसने? एमओयू किया किसने? क्यों किया? इसकी जरूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड? क्या भारत का चुनाव आयोग 2012 में इतना असक्षम था कि अपने रिसोर्सेज के बदौलत भारत में इलेक्टोरल क्रांति के लिए लोगों को जागृत नहीं कर सकता था? पंकज जी, मैंने अपने होश में, जब से होश में आया हूं, 92 से चुनाव देख रहा हूं, टीएन सेशन को भी देखा हूं, टीएन सेशन के बाद इतने सारे चुनाव आयोगों को देखा हूं। ऐसा एमओयू आपने कभी भी सुना कि किसी सीईसी ने किया हो? पंकज जी, गंभीर आरोप है कि जब यूपीए की सरकार थी, इस तरीके का एमओयू चुनाव आयोग क्यों कर रहा था? तो निर्वाचन आयोग तो स्वायत्त संस्था है ना, आज भी स्वायत्त संस्था है ना नरेंद्र भाई मोदी जी के रेजिम में। तो स्वायत्त संस्था ने अगर कोई एमओयू किया और अगर कुछ गलत किया, कोई गैर कानूनी काम हुआ, तो उस पर कार्रवाई कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि टीवी डिबेट करने से क्या होगा? अब जो ट्रंप के एलॉन मस्क हैं, वो कह रहे हैं कि यूएस एड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब मोदी जी के मित्र ट्रंप साहब अपने पहले कार्यकाल में एक आपराधिक संगठन को चला रहे थे। यूएस एड से वो भी पैसा भेज रहे थे भारत में और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। तो नरेंद्र भाई मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। और 1961 से लेके अब तक के जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने यूएस एड का फंड भारत भेजा, तो उन सबके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाए इसके लिए। और पंकज जी, पर्दे तो अब खुल रही है ना, अब पर्दे के पीछे से क्या चल रहा था? यूएस एड उस वक्त आप कह रहे थे कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए या स्वास्थ्य के लिए ये हम पैसा भेज रहे हैं, अफ्रीका में महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हम भेज रहे हैं, इंडिया में पोलियो वगैरह से लड़ने के लिए हम भेज रहे हैं। अब पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा था, उससे पर्दे तो अब खुल रही है ना। तो पर्दे भले अभी खुल रही हैं, लेकिन अपराध तो हुआ ना। तो अपराध हुआ तो किसी भी कार्यकाल में हुआ हो। अरे हत्या आज से 20 साल पहले हुई और आज अगर उसका रहस्योद्घाटन हुआ है, तो क्या उस अपराध के खिलाफ? तो आप क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार को रिश्ते तोड़ लेनी चाहिए अमेरिका से? हुआ आप कार्रवाई करिए। ठीक है, कार्रवाई क्या अमेरिकी सरकार के खिलाफ होगी? समीर जी, कमाल है,
पहले तो देश के जो लोग हैं, जिन लोगों ने पैसा लिया, इस देश को अस्थिर करने की कोशिश की, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ भी करिए। तिस्ता सितलवाड़ जैसे लोग हैं हिंदुस्तान में, तिस्ता सितलवाड़ जैसे लोग हैं बहुत बढ़िया समीर जी, 10 साल से कर लेते अस्थिर करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से किस तरीके से लोगों के साथ कार्रवाई की तिस्ता सितलवाड़ में सबको पता है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे की संस्था भी इस जांच के दायरे में, उसके एनजीओ को भी पैसा कहां से आ रहा है। बंगाल की 32 संस्थाएं जिनको पास पैसा गया है फॉरेन की, उनकी जांच हो रही है, 16 बंद हो चुकी है। तो बंगाल के अंदर किस तरीके से फॉरेन फंड आकर किस तरीके से किया जा रहा है, स्थिरता का काम किया जा रहा है, किस तरीके से देश के अंदर खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पैसा खर्च किया था, किस तरीके से देश में नक्सलाइट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा था, किस तरीके से केरल के अंदर नक्सलाइट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा था। 2014 से लेकर 2024 के बीच में ऐसी तमाम बातें सामने आई है और सरकार अब कार्रवाई कर रही है जांच करके। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आप देखिए 2 साल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अभी कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। आप देखने कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने बाहर से पैसा लिया। सलमान खुर्शीद, लुइस खुर्शीद ने जो पैसा लिया था वो कहां से लिया था, किस संस्था से पैसा आ रहा है सलमान खुर्शीद की एनजीओ के पास। तो इन सब की जब फंडिंग बंद हो रही है तो अब सब चीजें बाहर आएंगी ना। आप इंतजार कीजिए, अभी 10 साल हुए, अभी 5 साल में आप देखना कि कितनी संस्थाओं की जानकारी बाहर आती है जिन्होंने बाहर से पैसा लिया, जॉस और से पैसा लिया और देश के अंदर एक अस्थिर करने की कोशिश की है, उन सब पे कार्रवाई होगी। वरुण पुरोहित, एनजीओ की तो जांच होगी, पर जो नेता इन एनजीओ का हिस्सा है उनकी जांच ज्यादा जरूरी है। पद्मजा जी जिस पार्टी पे आरोप लगा रहे, अभी ये कह रहे थे तो मैं राजीव गांधी ने उसी मामले से इंदिरा जी की हत्या क्यों, ये खालिस्तान की फंडिंग की बात करें तो कोई पार्टी मूर्ख है जो फंडिंग करा के अपने नेता की हत्या कराएगी, पहली बात। और अभी तो आप कह रहे थे कि इंदिरा जी ने घुसने नहीं दिया, अभी पंकज जी ने कहा कि 61 से पैसे ले रहे हैं। इंदिरा जी भी पैसे लेती थी क्या यूएसएड बात को? अरे भाई कोई नहीं लेता था। आपकी ये पंकज जी की बात याद दिला रहा हूँ। अभी मेरी बात सुन लो, आप मुझे बता, पैसा तो भारत को 2012-13 में आप की बात याद दिला रहा था, किया कौन सी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कौन से, नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में 11 साल से मिल रहा है पैसा। पद्मजा जी सेवक संघ के फंडिंग की भी तो ऑडिट करा लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही तो पता करेंगे आप किसको मिल रहा है पैसा, बताइए कि क्या है, पता करेंगे किसको किसको पैसा मिल रहा है। चिंता क्यों कर रहे हैं? फंडिंग नहीं लेता है पद्मजा जी। अरे पंकज जी, संघ की ऑडिट तो इतने टाइम से लोग कोशिश कर रहे हैं। एसवाई कुरैशी ने मेमोरेंडम किया, यूपीए की सरकार थी, उस वक्त सारी कोशिशिशें हो गई कि सारा ऑडिट करा ले, कुछ कहीं से कुछ निकल करके आ जाए। खैर अभी की बात करते हैं, वरुण पुरोहित। पद्मजा जी, मैं कह रहा हूं एसवाई कुरैशी साहब के समय मेमोरेंडम हुआ था, इनसे पूछो कौन से भारतीय जनता पार्टी नेता ने विरोध किया, ये स्टेटमेंट जारी किया या संसद में मांग करी चर्चा करने की, उसमें तो बोलते नहीं है। आप अभी 10 साल बाद आप ये कह रहे हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो भी कब कह रहे हो जब मस्क ने रोक लगा दी। इसका मतलब 10 साल से आपको होश नहीं था। तीसरी बात, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, अगर इनको किसी को याद हो, पता नहीं याद है नहीं, पंकज जी समीर जी को तो याद होगा ही होगा कि राजीव गांधी के जमाने में सुपर 301 एक धाराएं होती थी अमेरिका की, वो लगा दी थी कि भाई न्यूक्लियर, जो इंदिरा जी के टाइम था, न्यूक्लियर जो हमारे संस्थान थे उनके इंस्पेक्शन के लिए, तो वो प्रतिबंध लगा दिया। राजीव गांधी जी ने सुपर कंप्यूटर बनाया, इंदिरा जी के टाइम न्यूक्लियर था, थोरियम निकाल लिया। तो ये भारत में, ये अमेरिका की जो व्यापारिक देश है वो भारत में नहीं अनेकों देशों में फंडिंग करता है। पहले केयर संस्था भी हुआ करती थी, मैं पूरे खुलासे तो करूं तो कई चीजें होंगी, लेकिन कई संस्थाएं थी जो अलग अलग माध्यम से पैसा पूरे देशों में, आज भी व्यापारिक देश है अमेरिका, उस संस्था को, उस राजनीतिक व्यवस्था को लाने का प्रयास करता है जिसमें उसके व्यापारिक सद जाए। अब वो चाइना भी देखिए, अब इनको शिकायत है 2012 में अगर कुछ गलत हो भी रहा था, ये एमओयू साइन भी किया जा रहा था, उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं खड़ा किया? उस वक्त आपको कहना चाहिए था कि भाई एसवाई कुरैशी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप 12 साल बाद, 13 साल बाद क्यों जागे? देखिए, सबसे इसका मतलब अटल जी की सरकार को भी ये खराब बता रहे हैं। जब इंडिया में काम कर रहा है 1961 से, ओ भाई साहब एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। 1961 से जो काम कर रहा है, तो इसके फंड की ऑडिट ना अमेरिका में होती थी ना कहीं होती थी। यहाँ पे जितने एनजीओ के माध्यम से पैसे जाते थे, वो अपना पैसा किस तरह से सर्कुलेट करता था, कभी ध्यान नहीं देता था। मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद से FCRA, जहाँ जहाँ फॉरेन फंडिंग मिल रही थी, हमने सारे फर्म्स को, सारी इंडिविजुअल एवरी फर्म्स को हमने चिन्हित करना शुरू किया। उसी में जाकिर नाइक की फाउंडेशन भी मिली, उसी में तमाम तरह के मदरसों के ऑर्गेनाइजेशन मिले, उसमें तमाम तरह के एनजीओ मिले जो कि पैसा लेके जिनका कहीं ना कहीं आचरण संदिग्ध था, उसको हम लोगों ने बैन किया।
बैन करने के बाद ट्रंप भी जाते जाते ये बोल के गए थे कि जो बहुत सारी फंडिंग है जो मुझे बंद करनी थी, जो पहले कार्यकाल में नहीं करा, जिसका भी समीर जी जिक्र कर रहे थे, सेकंड कार्यकाल में इसको डॉज ने बंद कर दिया, यूएसएड को। जब यूएसएड को बंद किया, भारत सरकार के पास कम्युनिक आया तो उसमें साफ लिखा हुआ था 185 करोड़ रुपए ईयर मार्क किए गए थे भारत के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। किसके द्वारा? बाइडेन प्रशासन के द्वारा। बाइडेन प्रशासन क्या कर रहा था? बांग्लादेश में हमने खुलेआम देखा, जब जॉर्ज सोरोस जूनियर यूनुस मोहम्मद से मिलने गया था और जॉर्ज सोरोस जूनियर के पास जो बाइडेन हाथ में कंधा दे के घूम रहे थे। तो ये क्लैरिटी में आ जाती है ना। उसके बाद सबके कान खड़े हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने जब और अभी डिटेल्स निकालने शुरू किए, तब तक गौरव गोगोई जी का नाम आ गया बीच में, ये भी यूएसएड से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी का नाम आ गया जो कि ऑलरेडी आईएसआई में काम कर रही हैं। तो तमाम तरीके के बाद, और चूंकि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, मतदाताओं को जागरूक करने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और वो फंडिंग ले रहे हैं चीन से। आप कह रहे हैं सैम पित्रोदा उनके मेंटर हैं, वो बयान दे रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। आप समझिए इस चीज को। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सबसे आप फंडिंग ले रहे हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना पोजीशन। आप भाग नहीं सकते हैं। डॉक्टर आलोक, करके बच नहीं सकते हैं। पंकज जी कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये पैसे अमेरिका खर्च कर रहा था। सर, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारा चुनाव आयोग काफी नहीं है? अमेरिका हमारे मतदाताओं को क्यों जागरूक कर रहा है? वो पहले अपनी मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। सरकार पूछे, मैं कह रहा हूँ 180 करोड़ रुपए, मतलब 140 करोड़। आप ये देखिए, रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब आप ये देखिए कि ये है पंकज जी के विचार। भारतीय मतदाता के प्रति पंकज जी के विचार हैं कि भारतीय मतदाता जागेगा अमेरिका पैसा देख के। वाह, क्या विचार है! ऐसे ही इनके लोकतंत्र चल रहा है बढ़िया से। अरे वो मतदाता को जगाने के लिए था हुजूर, वो पैसा आपके लिए था, प्रति मतदाता पैसा आपके लिए था कि मतदाताओं को बीचा बांट सकिए। ये है डीप स्टेट लॉजिक, ये है डीप स्टेट लॉजिक। कमलनाथ के पास 2018 के चुनाव में देखी थी ना हमने, वो जो बड़े बड़े सूटकेसेस, पंकज जी याद है ना, स्कीम हाउस के बाहर, वहीं से आता है सब पैसा। भारतीय जनता पार्टी जैसे, अब चिंता मत कीजिए, अब चिंता मत कीजिए, ये मामला इतना आगे बढ़ गया है, ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है, इस मामले की तह पे एजेंसियां पहुंचेंगी और बकौल पुरोहित साहब, जिसके पास भी एजेंसियां पहुंचेंगी वो बावड़ी पूछ बन जाएगा। और ये भी गजब की बात है समीर जी कि 190 करोड़ से कोई जागरूकता अभियान अमेरिका चला रहा है। मुझे तो याद नहीं है 2014 में, 2012 में आप भी पत्रकारिता में थे, हम भी रिपोर्टिंग करते, ऐसा कौन सा अभियान चल रहा था भारत के अंदर जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 190 करोड़ रुपए खर्च हो गया, हमें पता भी नहीं चला। कुरैशी साहब को अगर 190 करोड़ रुपए की जरूरत थी मतदाता को जागरूक करने की, तो वो क्या उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, केंद्र सरकार से मांगा था क्या कि भाई हमें? नहीं, वो तो कह रहे हमने एक पैसा नहीं लिया, वो कह रहे हमने एक पैसा नहीं लिया। नहीं, तो अमेरिका से आपने पैसा मांगा ना, 100 करोड़ रुपए की मदद मांगी आपने, एमओयू साइन किया, क्या आपने केंद्र सरकार से? नहीं, वो कह रहे हैं हमने कोई पैसा नहीं लिया अमेरिका से, ये अमेरिका कह रहा है। हमने तो जो एमओयू किया उसमें साफ साफ लिखा था हम एक पैसा नहीं लेंगे। ये कुरैशी साहब ने अपनी सफाई दी है कि हमने कोई ना पैसा लिया ना मांगा। कुरैशी साहब जरूर कहे, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के अगर वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सब किया गया था, तो 2014 में देश का मतदाता वैसे ही जागरूक हो गया था कि उसने पता था कि अब केंद्र में किसकी सरकार लेके आने। 2014 से लेकर 2024 तक देश का मतदाता जागरूक हो चुका है। तो अब मुझे लगता है जो कुरैशी साहब का प्लान था कि वहां से पैसा लेकर, चॉइस में नहीं है, चॉइस में सो गया मतदाता। समीर जी 24 में सो गया क्या मतदाता? मोदी जी को 240 सीट दी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश के पार रह गई मोदी जी की गारंटी, तो क्या मतदाता सो गया वापस? अरविंद केजरीवाल फोर्ड मतदाता सो गया क्या वापस? अब पैसे लेते थे, आप तो कह रहे हो 14 से 24 तक की जगह था, अब क्या सो गया? क्या मतदाता भी अब जागरूक हो गया? मतदाता सो गया, मोदी जी की गारंटी फेल हो गई तो अब मतदाता सोने नहीं वाला है। नहीं, कई जगह जागरूक हो रहा है कि देश की आर्थिक प्रगति जागरूक होने वाली है। देश मोदी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया को पता लग गया, थाली कटोरे बजाओगे, चाय पकौड़े के ठेले लगवाओगे। एक सेकंड, पूरी जनता इस समय मानसिक रूप से प्रताड़ित है। सर, जो प्रताड़ित है वो वोटिंग करते वक्त अपना जाहिर कर देगी कि कौन प्रताड़ित है कौन खुश है। लेकिन कई बार जब ऐसी स्टोरी सामने आती है तो ज्यादातर आप उसको हंस के टाल देते हैं कि अरे ये तो भाजपा कह रही है, ये फिर से एक साजिश की थ्योरी लेकर के आ गए हैं। पर मैं आपको एक इंटरव्यू पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। माइक बेंस, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी में है ना वो किसी आपकी विरोधी पार्टी में है, वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में थे एक अधिकारी, और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहली ट्रंप की सरकार थी, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि वहां के गृह मंत्रालय में थे। उन्होंने तो बाकायदा एक इंटरव्यू दे करके डिटेल में बताया है
कि 2019 के चुनाव से पहले बाकायदा पैसे भेज करके यहां पे कोशिश की गई कि एक एंटी मोदी नैरेटिव बनाया जाए, और इसके लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कई आर्टिकल लिखाए गए जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सिर्फ मिस इंफॉर्मेशन के बूते पे चल रही है, यानी कि वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके लोगों को बरगला रहे हैं। और बाकायदा ऐसे आर्टिकल छापे गए, उन्होंने वो आर्टिकल के लिंक दिए हैं, 5-6 ऐसे आर्टिकल छापे गए और व्हाट्सएप को बोला गया कि अगर कोई मोदी समर्थक उनके सपोर्ट में कुछ चीज लिखे तो आप उसको व्हाट्सएप पे सेंसर कर दें। ये माइक बेंस कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। तो कुछ तो हुआ होगा कि अब अमेरिकन सरकार भी ये चीज कह रही है, माइक बेंस भी ये कह रहे हैं, विकीलीक्स यही बात कह रही है, नेपाल से यही आवाज उठ रही है कि अमेरिकी फंडिंग से इस इलाके में बांग्लादेश, भारत और नेपाल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई। वरुण पुरोहित जी, और सिलसिलेवार तरीके से की गई, हर चुनाव से पहले की गई, 2012 में की गई, 2019 में की गई, 2024 में की गई। पद्मजा जी, ये जो मैं आपने पुरानी बातें भी कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने की विदेशी व्यवस्थाएं की जाती थी। राजीव गांधी के टाइम में ने आपको उदाहरण दिया सुपर 301 का, कई धाराएं हुई। यूएसएसआर जैसे पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचोव को लाके यूएसएसआर को टुकड़े करा दिए। तो जो व्यापारिक देश होते हैं वो अपने हितों के लिए कुछ भी करते हैं। इस पर कांग्रेस ने किया, भाई आप कांग्रेस ने किया, अमेरिका ने किया 10 साल में, तो आपने क्यों संबंध बना रखे? मैं वो उससे सारे एनजीओ को जोड़ के पूछ रहे हैं ना। आप डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई जो आपके सांसद हैं, आपके डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे जोड़ के पूछ रहे हैं वो सवाल कि भाई आप बताइए गौरव गोगोई के तार क्यों जुड़े हुए हैं इनसे? नहीं तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सरकार इनकी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वरुण जी जब कार्रवाई होगी तब सबसे आगे आप खड़े होंगे, आप कहेंगे कि ये तो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर हमला हो गया है, जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है। जब भी आगे लाएंगे तो क्यों करेंगे कोई? नहीं, कोई आप प्रूफ लाओगे, चार्जशीट लाओगे तो जनता पढ़ेगी, हम सब। अरे वरुण जी, जब तीस्ता सेतलवाद के एनजीओ के ऊपर एक्शन लिया गया तो क्या बोला आपने? जब तीस्ता सेतलवाद के एनजीओ के खिलाफ एक्शन लिया गया, जब 4 तो ऐसे एनजीओ मुझे याद है जिनके एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किए गए, जब एमनेस्टी के खिलाफ एक्शन लिया गया, तो क्या बोला आपकी पार्टी ने? बताइए क्या बोला आपकी पार्टी? हमारी पार्टी ने जो बोला सही बोला, जो लोकतांत्रिक, मुझे बताओ, वो याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। गणना बता रहे हो, उसमें बीजेपी समर्थ भूल गए होंगे। आप भूल जाते हो, मैं क्यों भूलूंगा? मैं तो आपसे पैदाइश के पहले की बातें बता रहा हूँ। पेरेस्ट्रोइका का याद है आपको? गोर्बाचोव याद है? अरे इसे 301 याद है? नहीं है ना? भूल जाते हैं ना, खाली बस कांग्रेस एनजीओ बनाने का शौक कांग्रेस पार्टी को भी है। अरे भाई, आप एनजीओ बनाने का शौक कांग्रेस पार्टी को भी है। आप बताओ, अब आप लोग एनजीओ कल्चर देश में कांग्रेस ही लेके आई है। गैर बीजेपी पृष्ठभूमि के लोग हो ना, वो आरएसएस को भी शक के दायरे में लाओगे। मैं आरएसएस का नाम लेना नहीं चाहता। एनजीओ को अपने से पैसा दे देते हैं सरकार से। आप जनता को क्यों नहीं दिखा रहे संघ के अकाउंट? नहीं, कहां से आते हैं संघ के पास पैसे? कहां से आते हैं संघ के पास पैसे? मैं संघ के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, पर ये जो गैर बीजेपी की हर स्वयं सेवक देता है, संघ की छिछालेदारी करवाना चाहते हैं देश के अंदर। हर संघ स्वयं सेवक देता है। बीजेपी, मोदी सेंट्रिक बीजेपी, संघ की प्रतिष्ठा आपकी औकात नहीं है करने की। मोदी सेंट्रिक बीजेपी जो है, सारे जितने नेता हैं, औकात नहीं है संघ की छिछालेदारी करने की। काम किया हो, संघ हो, सबकी छिछालेदारी करा रहे हैं। नहीं, संघ के अकाउंट्स बताओ, आप बताओ टीवी पे, अभी बताओ बजट संघ का कहां से आता है पैसा, बता सकते हो? सभी जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा संघ का, आप जबरदस्ती। संघ का पैसा स्वयंसेवकों के द्वारा आता है, संघ को विदेशी फंडिंग नहीं मिलती है। होना चाहिए 1950 को विदेशी फंडिंग नहीं मिलती है। स्वयंसेवकों के पास पैसा है क्या? सामान्य आदमी से भी चंदा नहीं देता। कहां से चल रहे कार्यालय? एक दिन साल में मैं लेके चलता हूँ कार्यालय में, गाड़ियां हैं, नौकर है, बिजली पानी कहां से आ रही है? कार्यकर्ता के संघ के एक दिन पैसा कार्यकर्ता के पास तो 1 रुपया नहीं होता, वो भी अपने स्वयंसेवकों के साथ लेता है। संघ किसी से डोनेशन नहीं लेता, न किसी विदेश से लेता है, दिखाओ ना आप कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा है। बिजनेसमैन से लेता है ना, किसी सामान्य नागरिक से लेता है। नहीं, सारा खर्चा मुझे स्टैंड मत करो, दक्षिणा पे चलता है। तो पैदा हुआ जब से संघ को भी देखा है, बाला साहब देवरस के जमाने से देख रहा हूँ। समझ गए ना? मालूम है ना, बाला साहब देवरस के जमाने से, टीवी के ऊपर हेगड़ेवार के जमाने से मैं आपको बता रहा हूं, संघ के स्वयंसेवक जो पैसा अभी जो यूएसएड से पैसे लिए हैं ना, जिसने व्यापार देना है हिंदुस्तान में। अरे वरुण जी, आपको फंडिंग की जांच करवानी है ना, इसलिए आप फौरन एक अपील लगाइए। और 3 बार तो इनकी कांग्रेस सरकार ने संघ को बैन किया था, और 3 बार कांग्रेस सरकार ने बैन हटाया ना संघ के ऊपर से। डॉक्टर अजय आलोक,
वरुण जी ट्रेड इम्बैलेंस चाइना पे नहीं कौन सी फर्मों को तो ये कह रहा हूं, चाइना से मुझे बताओ, चाइना से कौन सी फर्मों को धंधा मिल रहा है जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है आपका? ये कह रहा हूं यूएसएड से कुछ आपको भी मिल गया क्या जो इतना डिफेंड कर रहे हैं यूएसएड को? सुनिए ना शांति से, अभी जांच अब शुरू हो गई है इस चीज पे, सरकार अपना तो काम इतना मिल कर रही गया है। कि मैं और टीवी आज चैनल खरीद लेता हूं 50 पे असम में एफआईआर भी इतना मिल रहा है, सारे टीवी चैनल खरीद लूंगा। असम में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो एक मोदी मिनट, जी की खिलाफत करेगा, असम में उस चैनल एफआईआर को भी बंद दर्ज हो करा गई दूंगा। है। अब जो जिन मोदी जिन जी को यूएसएड का पैसा मिला है रिपोर्ट लाएगा ना बनारस में देश जाके, विरोधी गतिविधियों के लिए, प्रधानमंत्री गोद लिया सब बावड़ी होगा, पूछ उसकी बन के तो दिखा दो नाचेंगे। रिपोर्ट जो पिछले चुनाव क्या के फालतू में बोल रहे हैं बिना तर्क वाराणसी में गोद के? एक लिया बात भी था, तर्क वाली बोली एक आप। सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, अब जो है ये पूरी मामला तर्क बता संसद रहा के हूं, अंदर भी आपको उठाया समझ गया नहीं है, आएगा। निशिकांत दुबे जी ने भी इसको संसद के अंदर उठाया है। अब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये अंत तक पहुंचाया जाएगा, पूरी जांच होगी और सिर्फ एक ये आरोप प्रत्यारोप पे ही नहीं रह जाएगा, नाम सामने आएंगे और एक्शन भी लिया जाएगा? ये आरोप प्रत्यारोप पे बिल्कुल नहीं रहेगा पंडित जी। ये हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी और हमारे देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको छोड़ सकते ही नहीं है किसी हालत में। हेमंत विश्व शर्मा ने उठाया, निशिकांत दुबे ने उठाया, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। संसद का सत्र आएगा, संसद में भी गूंजेगा और तब तक सरकार अपना काम भी कर चुकी है। जिस तौकीर अली शेख के खिलाफ ऑलरेडी असम में एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और इसमें गौरव गोगोई हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, एक एक की संलिप्तता अगर है सामने आएंगे। बिल्कुल, और एक्शन भी होना चाहिए क्योंकि 190 करोड़ भले से यूएसएड से दिया गया हो, यहां पर राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, पर असल में यह मजबूत तभी होगी जब ऐसे जयचंदों को नाम लेकर के आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनके खिलाफ एक्शन भी उसी तरीके से लिया जाएगा।